ग्लोबल मिडास फाउंडेशन की खास पेशकश प्राउड विमेन अचीवर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अस्मिता सिंह मलिक और मेरे साथ आज के सफ़र में जुड़ रही हैं ऋचा साहनी, जो कि एक सोशल वर्कर हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है उनके जीवन में खास जिसके बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए वेलकम करते हुए उन्हीं से जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। हेलो ऋचा, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। सोशल वर्किंग ये कहाँ से शुरू हुई, किस थॉट के साथ शुरू हुई? देखिए, शुरू ये ऐसे हुई, पहले मेरी मदर इन लॉ को कैंसर हुआ। आई सॉ हर बैटलिंग कैंसर। उनकी पूरी जर्नी मैंने देखी। उस दौरान मैंने हॉस्पिटल में ऐसे भी लोगों की जर्नी देखी जो फाइनेंशियली शायद उतने ब्लेस्ड नहीं हैं, और मैं बहुत मूव हुई उस समय। उसके बाद मेरा गुड फॉर्चून था कि मेरी एक फ्रेंड, उनके हस्बैंड ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी बताई कि यहाँ पे एक संस्था है जहाँ पर बच्चों का स्कूल चलता है, आप किसी तरीके से उनको पढ़ाने में मदद कर सकती हैं। क्योंकि मैं स्टेम सब्जेक्ट मेरे रहे थे कॉलेज में, तो मैं गई तो इस थॉट के साथ थी कि मैं उनको मैथ्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई कुछ पढ़ा दूंगी। बट जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने कहा कि आप कोई मेंटरिंग प्रोग्राम हम इनका लॉन्च कर रहे हैं, आप उसकी देखरेख कीजिए। तो मैंने उनका एक मेंटरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया जिसके अंदर हमने उनको, जो अंडर प्रिविलेज बच्चे थे, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स थे, उनको कनेक्ट कराया कॉर्पोरेट प्रोफेशनल से, ताकि उनकी तालीम अच्छी हो सके, उनको जीवन में आगे क्या करियर चूज़ करना है इसकी दिशा मिल सके, और इस तरह की बातें वो बच्चे समझ सकें। क्योंकि हम अपने बच्चों को काफ़ी गाइडेंस दे देते हैं जो हम नहीं रियलाइज़ करते कि फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स को वो प्रिविलेज नहीं होता कि घर से माता पिता उनको गाइड कर सकें। और कई बार बहुत ब्रिलियंट बच्चे सही समय पे सही दिशा ना पाने के कारण उनका करियर जो है कहीं रुक सा जाता है। तो बस उन्हीं के साथ इंटरेक्ट करते करते ये चीज़ सोशल वर्क की तरफ मेरा रुझान बढ़ा। उसके बाद मैंने कई तरह के सोशल कार्यों में रुचि दिखाई और पार्टिसिपेट किया। माइग्रेंट लेबरर्स के लिए खाना अरेंज करना कोविड के टाइम में, उसके बाद वैक्सीनेशन ड्राइव्स, उसके बाद में आपका विमेन एम्पावरमेंट के लिए, विमेन लाइवलीहुड के लिए। जब ये जर्नी जैसे आगे बढ़ती गई तो कई लोग ऐसे मिलते गए, स्टेप बाय स्टेप रिमोट एरियाज़ में भी जाने का बिल्कुल लोग साथ आते गए और कारवां जुड़ता गया। ईश्वर की कृपा से ये मौका मिला कि रिमोट एरियाज़ में जाऊं, असलियत देखूं कि ग्रास रूट लेवल पे ग्राउंड रियलिटी क्या है। पेट्रियार्कियल माइंडसेट सोफे पे बैठ के अपने ड्राइंग रूम में बात करना अलग बात है, और ज़मीनी तौर पे उसको एक्चुअली एक्सपीरियंस करना बहुत डिफरेंट बात है। और आप ऐसे लोगों के बीच में गई, इस माहौल में गई आप, तो क्या जब आपने देखा फर्स्ट टाइम, जब आपने ऐसे माहौल में जब आप गई, तो क्या थॉट आया था मन में, क्या फील किया आपने? मैं सच बताऊं तो वो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। उससे पहले अगर मैं कहूँ, मैं सोशल वर्क करती थी मे बी इस थॉट के साथ जिससे हम सभी कुछ ना कुछ करते हैं, आई थिंक जुड़े रहते हैं किसी ना किसी संस्था के साथ कि ठीक है कुछ अच्छा काम एक दिन में करना है। बट उसके बाद मुझे लगा मुझे काम ही इसी चीज़ में करना है, क्योंकि इतना हम पढ़ गए, लिख गए, ईश्वर ने हमें ब्लेस किया कि हमारे लाइव्स कंफर्टेबल हैं, फैमिलीज़ अच्छी हैं, हस्बैंड सपोर्टिव हैं, और हमारे पास अगर मौका है कुछ ऐसे लोगों के लिए कुछ करने का जिनके पास ना कोई दिशा है, ना गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ की उनको समझ है। मैं अगर आपसे एक वाक्य छोटा सा शेयर करूँ, मैं एक लेडी से मिली तो उनका छोटा सा एक सवाल था कि ऑनलाइन कहाँ है, मतलब ऑनलाइन जो शब्द है उनको लगा ऑनलाइन कोई विलेज है या ऑफिस है। हाँ, और मैं एक आईटी प्रोफेशनल, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितनी ज़रूरत है कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जिनके पास समय है और साधन है, वो किसी तरह से इन लोगों के बीच में जाके इनको सक्षम बनाएं, इनको समझाएं कि इतनी सारी हमारी सरकार की अच्छी नीतियां हैं, उसका ये बेनिफिट कैसे ले सकें। क्योंकि अगर नहीं समझाएंगे तो कल को कहीं ना कहीं वो भटक जाएंगे लोग। तो ये एक बहुत हार्ड हिटिंग रियलिटी थी कि कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ नॉलेज, कि जब नॉलेज नहीं होती है तो कितना फ़र्क किसी की ज़िंदगी में पड़ता है, ये बहुत मैटर। तो ये आपको बहुत, वो बात बहुत यानी डीपली हर्ट भी हो गई, तो फिर आपने सोचा कि मैं इसी डायरेक्शन में आगे कुछ करूं। तो फिर आपने क्या, सबसे पहले क्या किया उसके बाद?
तो सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ जो मुझे लेकर के गए थे, उनके साथ मैंने काफ़ी जगह फिर मेरी रुचि बढ़ी, तो मैंने कहा पहले मुझे सीखना है, क्योंकि करेंगे तभी जब सीखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब आपको कुछ आता होगा तभी आप सिखा पाओगे। बिल्कुल, समस्या समझेंगे जी। और किसी भी कम्युनिकेशन में जब पारस्परिक रूप से दो लोग बात करते हैं तो दोनों को एक सेम लेवल पे बात करना चाहिए, यानी कि यू डोंट टॉक डाउन। इवन हम बच्चों से बात करते हैं, अगर 10 साल के बच्चे से भी बात कर रहे हैं तो हमें 10 साल के बच्चे के हिसाब से बात करना है। तो उसके लिए लोगों को जानना, उनको समझना, कैसे उनका माइंडसेट चेंज करा जाएगा, उससे पहले ये ज़रूरी है कि उनका माइंडसेट क्या है और क्यों है वो माइंडसेट उनका, तभी हम बदलाव लाएंगे। तो मैंने उनके साथ कई जगह जाना शुरू किया और ये फिर जर्नी बढ़ती गई और बीच में एक पड़ाव ऐसा आया कि वेटरन्स इंडिया ने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके नारी सेना विमेन एम्पावरमेंट विंग में जुड़ूं, और इसका सारा श्रेय मिसेस नरेश मुदगल को जाता है, जो कि बहुत ही इंक्लूसिव लीडर हैं। मतलब आई रियली अप्रिशिएट हर लीडरशिप स्टाइल की, बहुत ही इंक्लूसिव है। तो लाइफ अपने आप में एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिस बैकग्राउंड से वो आई, जहाँ से उन्होंने शुरू किया, जहाँ पर वो हैं, ग्रेट। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है वो दूसरों के एम्पावरमेंट के लिए बहुत हेल्प भी कर रही हैं। जो अगर कोई टैलेंट है किसी में तो उसके चाहती हैं कि उनका टैलेंट वर्ल्ड लेवल पे दिखे। बिल्कुल। तो आप लोग उनके साथ जुड़ गए हैं अब। बिल्कुल। तो आगे क्या प्लानिंग है आपकी अब? तो आगे प्लानिंग ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है, इसको पहले तो इस प्लेटफॉर्म को एम्पलीफाई करें, इस प्लेटफॉर्म को और सशक्त करें ताकि लोग हमारे बारे में जानें, हमें एक्सेप्ट करें, और उसके बाद इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करके इसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगियों को पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट कर सकें। जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जोड़ें, और ख़ास तौर से लाइवलीहुड के क्षेत्र में। अब जैसे मैं हाल ही में एक संस्था के साथ जुड़ी हूँ, संस्था नहीं है, कंपनी है, एटिपिकल एडवांटेज, जो कि एक B2B टेक प्लेटफॉर्म है, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करता है। उसके 4 वर्टिकल्स हैं: इंक्लूसिव हायरिंग, इंक्लूसिव गिफ्टिंग, सेल ऑफ आर्ट वर्क बाय पीपल विद डिसेबिलिटीज़ और परफॉर्मिंग आर्टिस्ट्स विद डिसेबिलिटीज़। तो हम कॉर्पोरेट्स में जाके, बिजनेस हाउसेस में जाके उनको अपील करते हैं कि हम हैंड होल्ड करेंगे, हम हर तरह से फेलिसिटेट करेंगे हायरिंग प्रोसेसेस को, ताकि जो लोग जिनमें किसी तरह की डिसेबिलिटी है उसको नज़रअंदाज भी नहीं, उसको एक साइड पे रख के जो उसकी क्षमता है उस पे फोकस किया जाए और उनको एक डिग्निटी के साथ जीवन जीने के लिए हम उनको अपॉर्चुनिटी दें। तो आपका स्पेसिफिक रोल है इसमें? जी, मैं लीड डिमांड हूँ, डिमांड जनरेशन मेरा रोल है। क्या करना पड़ता है उसमें? नेटवर्क करना पड़ता है, कॉर्पोरेट्स को हम रीच आउट करते हैं, बिजनेस हाउसेस को रीच आउट करते हैं, इंडिविजुअल्स को रीच आउट करते हैं कि ये डिफरेंट ज़रिए हैं, इनके थ्रू आप किसी भी तरह से हमारे साथ जुड़िए। उसके बाद उनको कनेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, और अगर उनको हमारे पास रिज्यूमेज रहते हैं तो अगर हमारे रिज्यूमेज में से कोई शॉर्टलिस्ट हो जाएं कैंडिडेट्स, तो फिर अगर उनको कोई स्पेशल वे में इंटरव्यू की ज़रूरत है, अगर सपोज़ कोई विजुअली डिसेबल्ड है तो स्क्राइब की ज़रूरत है, वो सारा प्रोसेस फेलिसिटेट कराना। जी। जब से आपने दूसरों के लिए काम करना शुरू किया और अभी तक लेके कितने चैलेंजेस आए, कोई ख़ास अगर आप शेयर करना चाहें? क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब कोई चैलेंज, क्योंकि मैं चैलेंज इसलिए कह रही हूँ, प्रॉब्लम को अगर हम चैलेंज की तरह लेते हैं तो हम उसको बहुत स्ट्रांगली फेस करते हैं। प्रॉब्लम को एक माइंडसेट, प्रॉब्लम यानी कि एक रास्ते में रुकावट, लेकिन अगर चैलेंज की तरह हम लेते हैं तो शायद, मतलब ये मेरा मानना है पर्सनली, तो हम अच्छे से उसको फेस कर सकते हैं, क्योंकि ताकत तो, स्ट्रेंथ तो आप ही के अंदर होती है। तो ये आपके थ्रू मैं आपसे ये ज़रूर आप बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं, जो भी आप कर रही हैं, मुझे लग रहा है आप इतना एम्पावर करने की कोशिश कर रही हैं लोगों को, चाहे वो डिसेबल्ड हैं चाहे नॉर्मल है, कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। और एक माइंडसेट बड़ा ज़रूरी होता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अगर आपका माइंडसेट अच्छा है तो जाहिर है, क्योंकि कहते हैं कि थॉट्स आपकी लाइफ को डिज़ाइन करती हैं, आप जैसी थॉट्स आप रखेंगी तो आपकी लाइफ वैसी होगी। तो जब चैलेंज आया आपने उसको कैसे फेस किया? क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा ही हो, तो आपसे कुछ स्ट्रेंथ ले सकें। देखिए, चैलेंज हर जर्नी में आएंगे,
आप घर से बाहर निकलोगे गाड़ी लेके तो स्पीड ब्रेकर भी आएगा, गड्ढा भी आएगा। आप में ये क्षमता होनी चाहिए कि आप कहाँ रुकना है, कहाँ गति को धीमा करना है, कहाँ गति को बढ़ाना है। बस चैलेंज को डील करने का एक ही तरीका है, चाहे वो किसी भी स्फीयर में आए, चाहे एज एन एंटरप्रेन्योर आपके लाइफ में आए या कॉर्पोरेट आपके लाइफ में आए। धीरे तेज चलते जाओ, रुकना नहीं। अगर लग रहा है कि इस समय जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत परिस्थितियां हैं, थम जाओ, थोड़ी देर अपनी गति को धीमा कर दो, लेकिन उसको छोड़ो नहीं, उसको पकड़े रहो। कहीं ना कहीं एक दिन आप अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाओगे। तो ये एक है। फॉर्चुनेटली मुझे फैमिली की तरफ से कभी चैलेंज नहीं आया। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि कभी एक औरत के हिसाब से, एक माँ होने के नाते गिल्ट ट्रिप नहीं हुआ कि आज बच्चे का एग्ज़ाम है और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, अरे आज बच्चे का पीटीएम था और मिस हो गया। ये सब होता है, सभी औरतों के साथ होता है। हमें गिल्ट ट्रिप होता है और मेहनत फिर ज़्यादा करनी पड़ती है। 5 बजे उठते हैं तो 4:30 बजे सुबह उठना पड़ता है, वो आधा घंटा एक्स्ट्रा निकालना पड़ता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक मेहनती इंसान के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी चैलेंज ऐसा है जो इनसरमाउंटेबल है, जिसका वो पार नहीं पा सकता। तो ऋचा, आप में ये स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? मेरे में ये स्ट्रेंथ मेरे हस्बैंड से आती है, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। इतना ज़्यादा सपोर्टिव हस्बैंड। आज मैं 42 इयर्स की हूँ और अब मैं दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू करना चाह रही हूँ, और सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे हस्बैंड हैं। सेकंड नंबर पे मेरे फादर हैं। और 12 साल की उम्र में मैंने अपनी मदर को खो दिया था। तब से मैं इंडिपेंडेंट रही। इंडिपेंडेंटली मैंने अपनी ज़िंदगी की बागडोर काफ़ी हद तक संभाली। शायद वो भी एक चीज़ थी जिसको मैंने एक स्ट्रेंथनिंग वे में लिया। मतलब एक बार मैंने बहुत बचपन में एक कोट पढ़ा था, एडवर्स सिचुएशंस कैन मेक यू बिटर और बेटर, द चॉइस इज योर्स। चॉइस इज योर्स। या सो आई थिंक लाइफ इज ऑलवेज अबाउट अ चॉइस, है ना? अच्छा, आप जहाँ पे आप कार्य करती हैं, क्योंकि वो जिस तबके के लोगों के लिए आप काम करती हैं, अगर माइंडसेट की बात करें या और फिनेंशियली भी बात करें, तो काफ़ी वीक रहते हैं ये लोग। तो सबसे पहला आपको टफ वहाँ से टफ क्या लगता है, और आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ पे फोकस सबसे पहले किया जाना चाहिए कि शुरुआत अच्छी हो? देखिए, सबसे डिफ़िकल्ट होता है ट्रस्ट बिल्ड करना किसी के भी साथ में, इररिस्पेक्टिव कि वो उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है या क्या नहीं। वो कैसे आता है? वो तभी आएगा जब आप बार बार एजेंडा लेस वे में आप जाओगे। हम किसी के पास वोट मांगने नहीं जा रहे, हम किसी से कुछ लेने नहीं जा रहे, हम बिल्कुल एक निस्वार्थ भावना से उनको अप्रोच कर रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि बताइए आपकी क्या समस्या है। हो सकता है पहले बार में नहीं बताएं, दूसरी बार में नहीं बताएं, 10वीं बार में बता देंगे। हो सकता है हम 100 लोगों से बात करें, सिर्फ एक आगे आए। तो उसमें हार नहीं माननी है, कि ऐसे नहीं सोचना है कि आउटकम नहीं निकला, आउटकम निकला। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि बूंद बूंद जब पानी पत्थर पे गिरता रहे ना, तो वो पत्थर को भी उसमें भी गड्ढा करने की उसमें क्षमता होती है। तो एक ही तरीका है। तो जितना मैंने समझा है कि आपने जितना काम किया, मुझे लगता है फर्स्ट जो आपका स्टेप होता होगा काउंसलिंग, दैट इज़ काउंसलिंग, है ना? तो काउंसलिंग के लिए अपने आप को भी एनर्जाइज रखना, अपने आप को भी अपने आप में स्ट्रेंथ लाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इंसान कभी थकता नहीं है। मेंटली बात कर रही हूँ मैं। तो वो फिर आप क्या आपको इंस्पायर करता है, आपका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या रहता है फिर? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो और शुरू में ऐसा भी होता है कि आप इमोशनली बहुत मूव हो जाते हो जब आप किसी की कोई स्टोरी सुनते हो या चैलेंजेस को सुनते हो। तो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग एन एम्पैथेटिक ह्यूमन बीइंग, बिकॉज एम्पैथी के बिना आप सोशल वर्क कर नहीं सकते, तो आप मूव हो जाते हो। मगर फिर खुद को समझाना पड़ता है कि देखो, इसके बीच में फंसना नहीं है, क्योंकि फंस गए तो आप उस बंदे की हेल्प नहीं कर सकते। इसको बाहर से पिक्चर को देखो, एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट से इस पिक्चर को देखो और देखो क्या तुम कुछ कर सकते हो। तो किस हद तक इंटरवेंशन कर सकते हो, क्या तुम्हारे पास वो कैपेबिलिटी है। फ़र्ज़ कीजिए किसी महिला के साथ
डोमेस्टिक वायलेंस हो गई, फ़र्ज़ कीजिए, अब हो सकता है उसको लीगल एड की ज़रूरत हो, लेकिन उसको ये पता ही ना हो कि हमारी सरकार फ्री लीगल एड देती है सभी महिलाओं को। तो आप खुद लीगल एड ना दे के आपको पता होना चाहिए काउंसलिंग कहाँ स्टॉप होती है, या मेंटरिंग कहाँ स्टॉप होती है, काउंसलिंग कहाँ शुरू होती है, लीगल हेल्प कहाँ शुरू होती है। तो खुद को भी, और दूसरी बात है आपको निरंतर खुद को भी ट्रेन करना पड़ता है, आपको छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने पड़ते हैं जिससे कि आप भी एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ जाएं कि कहाँ कितना करना है। ये सभी महिलाओं को मेरे ख्याल बैलेंस करना। बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ा ही बहुत कॉमन क्वेश्चन है बट वेरी टफ क्वेश्चन, बैरियर कहाँ पर आपको लगता है? आप बहुत महिलाओं के बीच में गई हैं, मैं ये नहीं कह रही कि अनएजुकेटेड या एजुकेटेड कोई भी हो, लेकिन एक बैरियर ज़रूर होता है जो आपकी लाइफ में अच्छे बदलाव को रोकता है। आपको कौन सा बैरियर सबसे बड़ा लगा जिसको बदलने की ज़रूरत है? पेट्रियार्कल माइंडसेट या पितृसत्तात्मक सोच, एंड अनफॉर्चुनेटली खाली मेल्स में नहीं होती है, फीमेल्स में भी होती मैं है। उन्हीं की बात कर रही हूँ। बिल्कुल, फीमेल्स में भी होती है। बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करना, दूसरी फीमेल को जज करना, चाहे वो उसका पहनावा हो, चाहे अगर कोई वो उसका काम करने के टाइमिंग्स हों, इन सब चीज़ों पे हमें जज नहीं करना चाहिए। ये जो जजमेंटल एटीट्यूड है ना, ये बहुत पीछे खींचता है लोगों को। क्यों नहीं हम एक्सेप्ट कर सकते कि हम अलग अलग ह्यूमन बींग्स हैं, ईश्वर ने हमें अलग अलग बनाया, और जब अलग अलग बनाया तो हम अलग अलग वे में आचरण करेंगे ना, तभी तो दुनिया इतनी खूबसूरत होगी। अगर सब एक से हो जाए तो कितनी डल लाइफ हो जाए और दुनिया हो जाए। तो जजमेंटल बिहेवियर को साइड में रखना, मुझे अगर सूट पहनना पसंद है और मेरी दोस्त को अगर जीन्स पहनना पसंद है, या किसी को साड़ी पहनना पसंद है, या कोई घूंघट में कंफर्टेबल फील करती है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? उसका कंफर्ट देखो ना, वो अपनी जीवन शैली को जिस तरह से जीना चाहती है उसको वैसे जीने दो। या इवन फॉर मेल्स, उसको सांचे में मत ढालो। जैसे आपने जिक्र किया अभी डोमेस्टिक वायलेंस, आप लीगल हेल्प भी करती हैं लोगों की? मैं लीगल है, देखिए हाँ, मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन जो भी मेरा नेटवर्क बना है लॉयर्स के साथ में, गाइडेंस आपकी रहती है? गाइडेंस मैं उनको कनेक्ट कर देती हूँ। और जो भी सरकारी नीतियाँ हैं, जैसे मैंने बताया नालसा है हमारे देश में, फ्री लीगल एड हर वुमन का राइट है इंडिया में, जो कि बहुत औरतों को पता नहीं होता। आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात भी कही, जानकारी ही नहीं, अवेयरनेस ही नहीं है, तो उसके लिए काम होना चाहिए। अच्छा, महिलाओं के सशक्तिकरण के आपको लगता है कि और बड़े प्लेटफॉर्म पे महिलाओं की भागीदारी अब बढ़नी चाहिए? बढ़ रही है लेकिन उस ग्राफ से नहीं है जो रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए ये ऐसा क्यों है और ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए, ये बिल्कुल सच है। आप चाहे हमारे कोर्ट्स में परसेंटेज देख लीजिए विमेन की, चाहे आप पार्लियामेंट में परसेंटेज देख लीजिए विमेन की। जो हमारा विजन था कंट्री का, जहाँ थे हम आज़ादी के समय, जहाँ अब हैं और जहाँ होना चाहिए, उसमें गैप बहुत ज़्यादा है। क्यों नहीं है कि जैसे ही एक महिला किसी भी तरह के पब्लिक लाइफ में आती है, या पब्लिक लाइफ की भी बात छोड़िए, अगर एक महिला ज़रा सी भी बात करती है सशक्तिकरण की, तो ऐसा सोचा जाता है ये बागी हो गई। यस, ये बागी हो गई। एकदम आपने सही वर्ड है ना। एक एम्पावर्ड वुमन एक रिबेल वुमन नहीं होती। एक महिला घूंघट में रह के, घर में चूल्हा चौका करके भी एम्पावर्ड हो सकती है। एम्पावर्डमेंट का मतलब ये है कि वह अपने जीवन को उस ढंग से जी रही है जैसे वो जीना चाहती है। ठीक है, आप घूंघट वाली महिला को कहें ज़बरदस्ती जीन्स पहनो, तो वो एम्पावरमेंट नहीं है। तो ये जो सोच है ना कि एम्पावरमेंट इज इक्वल टू रिबेलियन, ये हटना चाहिए। और इसी सोच की वजह से बहुत सारी महिलाएं घर से होनी चाहिए, घर से होनी चाहिए। जब बच्चियां 6ठी 7वीं 8वीं में हैं, उस समय उनको ये समझाना कि आपके पिता की प्रॉपर्टी में कानूनन आपका आधा हक है, और यदि आप अपने हक के लिए अपना लड़ती हैं तो ये आप गलत नहीं हैं, आप ग्रीडी नहीं हैं। क्योंकि नैरेटिव ऐसा है ना कि प्रॉपर्टी में हक छोड़ दो। सबसे पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है एक महिला के लिए। उसके नाम की प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई कल को उसको ये नहीं कह सके कि मायके वाले कहेंगे ससुराल
में है तुम्हारा घर, ससुराल वाले कहेंगे नहीं ये मेरे बेटे का घर है। तो ये चीज़ें 6ठी 7वीं 8वीं में जब लड़कियां बड़ी हो रही हैं, एटलीस्ट उनको उनके फंडामेंटल राइट समझाना, प्रॉपर्टी राइट समझाना, अवेयरनेस ये बहुत जरूरी हाँ। है। हम सब लड़कियों को ज्यादातर होता है खाना बनाना सिखा दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ उसके राइट्स क्या है। जब समाज में बड़ी होके वो निकलेगी, पैरों पे खड़ी होने के लिए कुछ कोशिश करेगी, जॉब करेगी या कुछ भी बिजनेस करेगी, तो उसको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे उसको हेल्प हो सकती है, क्या क्या उसके राइट्स हैं। सपोर्ट सिस्टम यानी कि घर से स्टार्ट होना चाहिए। आपका बिल्कुल, मतलब गिल्ट ट्रिप पे मत भेजो एक लड़की को, अगर वो अपने मन की करना चाहे तो डोंट सेंड हर ऑन अ गिल्ट ट्रिप। बहुत अच्छी थॉट्स हैं रिचा आपकी, लेकिन रिचा अपने लिए, आप अपने आप को एंटरटेन करने के लिए जब वक्त सिर्फ आपका अपना होता है तो आप क्या करते हो? तब यानी मैं आपकी हॉबीज और कौन सी सबसे पहले आपको लगता है कि मुझे ये करना है, मेरे पास थोड़ा समय है? मैं कभी कभी कविता लिख देती हूँ। अरे वाह। ज़्यादातर जब मूव होती हूँ किसी इंसिडेंट से तब कविता लिखती हूँ। हमारे तो लिए सुना दीजिए 2-4 लाइनें। चलिए, मैं महिला सशक्तिकरण पे ही मैंने एक लिखी है, तो मैं ज़्यादा तो नहीं सुना, 2 लाइनें। 2 लाइनें सुना दीजिए। सशक्त हूँ मैं और सक्षम भी, सुस्थिर खड़ी एक पर्वत सी, अब बह चली नदी चंचल सी, अब ढाल बनी मैं कोमल स्त्री। ये फर्स्ट पैराग्राफ है और लास्ट पढ़ देती हूँ। सशक्त हूँ मैं और सक्षम भी, अपने भविष्य की संचालक स्त्री। बहुत बढ़िया रिचा, बहुत बढ़िया। और भी आपसे ज़रूर हमें आगे मौका मिला तो आपकी कविताएं, जो लाइनें आपने विमेन एम्पावरमेंट को लिखी हैं, किसी भी और टॉपिक पे हम ज़रूर सुनेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। बस जाते जाते अगर आप फीमेल्स के लिए, हालांकि बहुत कुछ आपने बोल दिया है, एक छोटा सा एक मैसेज देना चाहें तो प्लीज़। फीमेल्स के लिए एक ही मैसेज है, खुद को पहचानो, ये समझो तुम क्या चाहती हो और उसके लिए कार्य करो बिना किसी गिल्ट ट्रिप पे गए हुए। ये मत सोचो कि अपने लिए सोच रहे हो तो कुछ गलत है, नहीं, क्योंकि जब खुद खुश होगे तभी खुशी बांट सकोगे। बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत बहुत शुक्रिया रिचा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं रिचा साहनी ग्लोबल मिडास फाउंडेशन और सरदार इंद्रप्रीत सिंह जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जो उन्होंने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करा जिससे कई महिलाओं को समाज के सामने अपनी बात रखने का मौका मिले और दूसरों को इंस्पायर करने का भी मौका मिले।